तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्रादय क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है एंड आने वाली 3 अक्टूबर को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान की क्लास ली थी। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने सभी इंपॉर्टेंट MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स कराए। पिछले जितने भी पेपर्स हुए हमने उन पेपर्स को चेक किया। हमारी मैथन क्लासेस से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ तक कि मैथन क्लासेस में हमारा जो आपको मॉडल PDF हम आपको प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम के ऊपर, उस मॉडल PDF से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको पोस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथन क्लास से तो कई सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। मतलब कि 80% आपका जो पेपर है वो हमारी क्लासेस से आ रहा है। और हर सब्जेक्ट की हम कितनी क्लास लेते हैं? सिर्फ 2 क्लास लेते हैं। मतलब 2 क्लास से आपकी इतने सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड कीजिए। बड़े ही प्यारे नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए। तो आज की पार्ट 2 हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए एंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पर आपको मॉडल PDF मिलने वाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पोस्ट आएगी, वो पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, इस मैथन क्लास को अच्छे से लीजिए। हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया गया है, अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं और पार्ट 1 को ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक आपकी बुक का नाम है राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 2 पाठ्यक्रम, जो कि हम आपके पार्ट 1 में एक बार हम पहले भी देख चुके हैं आपका पाठ्यक्रम। एंड ये आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से रहता है, इकाई 1 से लेकर इकाई से 5 तक। तो लघुरात्मक प्रश्न, अब हम लघुरात्मक प्रश्न को पहले कंप्लीट करने वाले हैं। सब इंपॉर्टेंट लघुरात्मक प्रश्नों को ही लिया गया है और अच्छे से समझाया गया है। तो आप इस क्लास को शांति से अटेंड कीजिए। और अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए यार, क्या वेट कर रहे हैं। आज वैसे भी 1 अक्टूबर है, मेरा बर्थडे है, तो कुछ तो मेरे को अच्छा सा गिफ्ट दीजिए। और गिफ्ट मेरा क्या होगा? जब आप लोग बहुत सारा सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारे लोगों को इसके साथ शेयर करेंगे, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राजा के कर्तव्य। तो देखिए, मनु के अनुसार राजा के कर्तव्य क्या है कि धार्मिक कर्तव्य क्या है? यज्ञ करना, धर्म की रक्षा करना, शांति और न्याय बनाए रखना। कैसे बनाएगा? विवादों का निपटारा करेगा, अपराधियों को दंड देगा और प्रजा का पालन करेगा। प्रजा का पालन कैसे होता है कि भाई प्रजा की देखभाल करे। कैसे करे? पिता की तरह करे। सहायकों की नियुक्ति करे, जो उसके सहायक होते हैं, यानी इसका जो मंत्रिमंडल होता है, उसकी सभा में जो बैठते हैं, कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं। गुप्तचर होते हैं उसके, वो कौन नियुक्त करेगा? राजा करेगा। और फिर रक्षा व्यवस्था भी वही करेगा। दुर्ग बनवाएगा, दुर्गों की व्यवस्था का संचालन करेगा, सेनाओं का प्रबंधन करेगा। और कर व्यवस्था, इनकम टैक्स लगाएगा, जिससे कि राजस्व इकट्ठा हो। प्रजा के सामर्थ्य के अनुसार ही टैक्स लेगा। ऐसे नहीं कि निरंकुश राजा के तौर पर बस कर लेने लग गया तो लग ही गया, जितना हो उसके उतना कर ले रहा है। नहीं, जितना प्रजा सामर्थ्य है प्रजा का, उतना ही कर लेना। और उसको भी ऐसे नहीं है कि उसका भी कहीं गलत यूज़ हो रहा है। वो जो टैक्स आ रहा है, राजस्व इकट्ठा हो रहा है, उसको भी प्रजा के लिए ही यूज़ करना। विदेश नीति क्या है? मंडल सिद्धांत है, जिसके अंदर 12 राज्य हैं, वो मिलकर के एक मंडल बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। षटगुण नीति का पालन करना। राजा को धर्म, न्याय, प्रजा पालन और राज्य सुरक्षा सबका ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या कह सकते हैं अपन कि एक राजा जो है कप्तान होता है, टीम की कप्तान की तरह। और अगर टीम का कप्तान ही बेहतर नहीं होगा तो टीम तो बिखर जाएगी। वैसे ही अगर राज्य की आपको स्थिति बढ़िया बनानी है तो राजा के कर्तव्य का पालन होना बहुत ज़रूरी है, उसका मार्गदर्शन होना ज़रूरी है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में मनु के विचार। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के विषय में राज्य सबसे पहले समाज में मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 में हम बहुत से टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखा तो ज़रूर याद से पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो क्या था? मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बलवान जो है निर्बल पर, कमज़ोर पर अपना हक जमाते हैं, निगल जाते हैं।
प्रजा भय और असुरक्षा में जी रही थी। ईश्वर ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा की सृष्टि की कि भाई राजा आएगा, वो व्यवस्था बनाएगा। और राजा को लोग पहले प्रजा कैसे मानते थे? ईश्वर के तौर पर मानते थे। राजा देवताओं की तरह था, इंद्र, यम, सूर्य आदि के अंशों से बना और देवीय शक्ति का प्रतीक था। उसकी आज्ञा ईश्वर जैसी मानी जाती थी, उल्लंघन संभव ही नहीं था। राजा का धर्म और न्याय की रक्षा करना अनिवार्य है। दंड नीति के बिना समाज में शांति और सुरक्षा संभव नहीं है। अगर दंड नहीं देंगे तो क्या होगा? चोरी करने वाला चोरी करता रहेगा, लड़ाई करने वाले लड़ाई करते रहेंगे। तो दंड देना जरूरी है। ये किसने बताया? मनु ने बताया। और ये मनु के विचार हैं। ऐसे ही राज्य की उत्पत्ति के विषय में हम मनु के विचार भी देखेंगे, कौटिल्य के भी विचार देखेंगे, कई अन्य विचार भी देखेंगे। तो मनु ने राज्य को देवी उत्पत्ति मानकर राजा को धर्म और दंड का संरक्षक बताया। मनुस्मृति पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए, मनुस्मृति धर्मशास्त्रीय परंपरा का प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है। ठीक है, 4 पुरुषार्थ कौन से हो गए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो याद है ही यार आप सबको, क्या रिपीट कर रहा हूं मैं ना। राजनीति को धर्म का अंग बनाया गया। 12 अध्याय और लगभग 2694 श्लोक, 2694 श्लोक हैं। विषय क्या है? संस्कार, वर्ण व्यवस्था, विवाह, न्याय, कर, दंड आदि, इस तरह के विषय उसमें हैं। एंड राज्य को सामाजिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग बताया गया। जो राज्य है वो सामाजिक व्यवस्था का अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसे समाज और राजनीति की आचार संहिता माना गया। समाज और राजनीति की आचार संहिता क्या है? मनुस्मृति है। मनुस्मृति किसकी संरचना है? मनु की है। आगे चलते हैं। मनुस्मृति धर्म, समाज और राजनीति को व्यवस्थित करने वाली प्राचीन रूल बुक है, एक तरीके से जैसे कहते हैं गाइडलाइन बुक। ये गाइडलाइन बुक की तरह काम करती है। मनु का न्याय सिद्धांत क्या है? तो देखिए, न्यायिक शक्ति राजा के अधीन मानी गई है। किसके अधीन मानी गई है? राजा के अधीन। कि न्याय कौन करेगा? राजा ही करेगा। राजा को मोह, क्रोध और पक्षपात से दूर रहना चाहिए, तभी तो अच्छे से न्याय करेगा। न्याय करते समय धर्म का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, धर्म का पालन करना अनिवार्य है। अपराधियों को दंड और पीड़ित की रक्षा करना आवश्यक है। ठीक है, ब्राह्मण विद्वानों को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जो ब्राह्मण विद्वान है उनको न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थिति साक्ष्य दोनों पर बल होना चाहिए। अपराधियों को बचाव का अवसर मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। तो मनु के अनुसार राजा धर्म आधारित होता है और निष्पक्ष न्याय का संरक्षक होता है। मनु का कर सिद्धांत। देखिए, मनु का कर सिद्धांत ये कहता है राजा को प्रजा की सुरक्षा के लिए कर लगाने का अधिकार है। ठीक है, कर लगाने का अधिकार है। क्यों है? कि भाई प्रजा की सुरक्षा होती रहेगी, तभी तो टैक्स इकट्ठा होगा। वो टैक्स से ही तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओगे प्रजा के लिए। देन कर केवल लाभ पर लगाया जा सकता है, अत्यधिक नहीं हो सकता है। जितना सामर्थ्य है प्रजा का उतना ही कर लिया जा सकता है। करारोपण में नैतिकता और प्रजा हित का ध्यान रखना जरूरी है। प्रजा की सुख समृद्धि ही कर का उद्देश्य है। कर मानवीय और व्यवस्था का मुक्त होना चाहिए, व्यथा मुक्त होना चाहिए। देखिए, मतलब कि मान लो किसी पर दबाव दिया जा रहा है कि आप तो कर देना ही पड़ेगा और वो कर दे ही नहीं पा रहा है, तो उस पर व्यथा नहीं होनी चाहिए। इतना भी उस पर टेंशन नहीं क्रिएट कर देना कि बंदे को टैक्स देना ही पड़ेगा। उसका कर मुक्त कर देना चाहिए अगर वो नहीं दे सकता है तो। देन अत्यधिक कर प्रजा पर बोझ डालता है और इसका विरोध किया गया कि अत्यधिक कर नहीं होना चाहिए। आगे है मनु का न्याय सिद्धांत। तो देखिए, मनु का न्याय सिद्धांत क्या कहता है? न्यायिक शक्ति राजा के अधीन मानी गई है। ये अपन ने पहले बात कर ली है। ये अच्छा, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है ना। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। तो देखिए, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है? विजिगीषु महत्वाकांक्षी राजा को केंद्र मानकर वर्गीकरण किया गया। विजिगीषु एक शाब्दिक अर्थ है और कुल 12 राज्य है इसमें। मित्र, शत्रु, अधिमित्र, मध्यम, उदासीन, यानी ये उनकी उपाधियां हैं। मित्र राज्य अलग हुआ, शत्रु राज्य अलग हुआ, अधिमित्र राज्य अलग हुआ और मध्यम राज्य अलग हुआ। वैसे हर राज्य की 5 प्रकृतियां होती है: अमात्य, कोश, दुर्ग, बल और राष्ट्र। कितनी प्रकृतियां होती है? 5।
इस प्रकार कुल 72 प्रकृतियों का वर्णन किया गया। ठीक है, 72 प्रकृतियां हैं, 5 प्रकृतियां अलग हैं, 12 राज्य अलग हैं, ये सब अलग अलग है। राजनीति का आधार शक्ति और बल है, शक्ति और बल है। उद्देश्य क्या है? शक्ति संतुलन बनाना, युद्ध की संभावना कम करना। अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है? हम जानते हैं सभी, कौटिल्य का। कौटिल्य कौन है? चाणक्य। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का समग्र प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक ग्रंथ है। समग्र यानी सारा, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सरकार से रिलेटेड, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल रिलेटेड, आर्थिक यानी कि अर्थ से रिलेटेड। ये क्या है? एक ग्रंथ है। व्यवहारिक नीति का संग्रह है। विषय विस्तार, क्या है विषय विस्तार? देखिए, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? राजधर्म, वित्त, कर, प्रशासन, सेना, विदेश नीतियाँ, गांव की नीति आदि। इसे प्रशासन की पुस्तिका भी कहा जा सकता है। परंपरा समेकन, देखिए पूर्व के आचार्यों और प्रथाओं को जोड़कर समकालीन व्यवहारिक समाधान किए गए। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ खुद की नीतियाँ रखी गई, कई पुराने आचार्यों ने जो नीतियाँ बताई उनको सम्मिलित करके एक नया मॉडल बनाया गया था। दंड नीति केंद्रित है कि भाई दंड होना चाहिए, अगर किसी ने कोई गलती की तो उसको दंड मिलना चाहिए, तभी समाज बना रहेगा, वरना जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। राजस्व व अर्थनीति, इसमें क्या कहा गया कि भाई टैक्स लेना अनिवार्य है, लेकिन जितना सामर्थ्य है उतना ही टैक्स लो। ठीक है, आगे चलते हैं। शुक्र के दंड पर विचारों का वर्णन किया। देखिए, शुक्र का दंड क्या कहता है? शुक्र का दंड कहता है कि असत आचरण से विमुक्ति का साधन है, यानी कि सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु तो आवश्यक है कि कोई गलत आचरण कर रहा है तो उससे विमुक्त होने का साधन क्या है? दंड है। और इससे व्यवस्था बनी रहेगी, सामाजिक व्यवस्था, अनुशासन बना रहेगा। निष्पक्षता और पारदर्शिता भी होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं कि दंड किसी को दिया जा रहा है किसी को नहीं दिया जा रहा है, अगर गलती की है तो दोनों को ही दिया जाएगा। ये पक्षपात रहित होना चाहिए और तर्क के ऊपर आधारित होना चाहिए। तर्क से बताना चाहिए कि भाई किसको क्या दंड मिलना है। अनुपातिकता, तो भाई अनुपातिकता से मतलब है कि दंड की जो तीव्रता है उसकी अपराध की गंभीरता पर निर्भर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई छोटा अपराध हुआ ज़्यादा बड़ा दंड दे दिया, मतलब उसकी जो अपराध है उसको, अपराध को हम समझो कि क्या होना चाहिए, इसके लिए कितना गंभीर दंड मिलना चाहिए। प्रक्रिया आधारित, यानी कि दोष सिद्ध होने पर ही दंड मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले ही दे दो, दोष तो सिद्ध हुआ ही नहीं, न्याय तो उसे मिला ही नहीं। ठीक है, और अभियुक्त को बचाव का पूरा अवसर, यानी कि जो निर्दोष है उसे बचने का भी पूरा अवसर मिलना चाहिए। मानवतावादी तत्व होना चाहिए, यानी दंड मानवीय एवं तर्क संगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मानवीय एवं तर्क संगत, क्रूरता नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य त्रयी होना चाहिए, निवारक, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक। निवारण भी निकलना चाहिए। प्रतिकारात्मकता यानी कि एक उदाहरण भी सेट होना चाहिए। सुधारात्मक यानी कुछ सुधार भी हो उससे, कि आगे से वैसा कोई दंड करे ही ना। आगे चलते हैं अपन। युद्ध के संबंध में शुक्र के विचार। तो युद्ध के संबंध में क्या विचार है उनके? युद्ध की परिभाषा ये कहती है कि परस्पर शत्रु भाव वाले राजाओं का शस्त्र द्वारा संघर्ष होता है। जो शत्रु भाव रखते हैं उन्हीं के बीच राजाओं का शस्त्रों द्वारा यानी कि आपके जो वेपन्स के थ्रू अटैक हो रहा है वही युद्ध है, वॉर है। रक्षा और विस्तार के दोनों लिए संभव और कभी कभी आवश्यक। कभी रक्षा के लिए होता है, कभी विस्तार के लिए होता है। कि भाई एक राजा दूसरे पे अटैक कर रहा है तो दूसरा अपनी रक्षा कर रहा है, और दूसरा जो अटैक कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? वो विस्तार के लिए कर रहा है कि नहीं ये यार मेरे को तो अपना विस्तार करना है, इस राज्य पर अटैक करूंगा तो ये राज्य मेरा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। और दूसरा जो बचना चाह रहा है वो क्या कर रहा है कि नहीं यार वो तो मेरे पे अटैक कर रहा है, मेरे को अपना डिफेंस करना है, रक्षा करनी है। या तो रक्षा के लिए होगा या विस्तार के लिए होगा। अंतिम विकल्प क्या है? पहले नीति बनाओ, साम दाम दंड भेद आजमाओ, असफल होने पर युद्ध करो। और युद्ध के नियम क्या होने चाहिए? नैतिकता, परंपरा, क्षत्रिय धर्म के सीमाबद्ध में होना चाहिए। ठीक है, विजेताओं के प्रति उदारता होनी चाहिए, जीतने पर भी दया भाव रखो, नागरिकों का उद्धार किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तो बस नरसंहार करने में लग जाए, नहीं। दो प्रकार के युद्ध होते हैं, धर्म युद्ध और कूट युद्ध। राजा राममोहन राय अंग्रेजी भाषा के पक्षपाती क्यों थे? तो देखते हैं क्यों पक्षपाती थे। वे पाश्चात्य शैक्षिक प्रणाली यानी स्कूल सिस्टम और आधुनिक विज्ञान में विश्वास रखते थे। उनका जो विश्वास था वो वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा प्रभावित था।
अंग्रेजी से पश्चिमी विज्ञान, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषय उन्हें सुलभ होते थे, यानी कि उन्हें पसंद आते थे। उन्होंने पूर्व व पश्चिम के सर्वोत्कृष्ट तत्वों के समन्वय की वकालत की। अंग्रेजी माध्यम इसे संभव करता था एंड अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा फैलाकर सामाजिक सुधार और जागरण तेज होगा। ये उनका उद्देश्य था कि भाई वो चाहते थे कि अंग्रेजी सिस्टम जो है वो फैलाओ, वो बताओ कि कैसे वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर में यही होता है, तो आप यहाँ पे कुरीतियाँ बंद कर दो। उनका ये मानना था। उन्होंने हिंदू कॉलेज व इंग्लिश हाई स्कूल जैसी संस्थाएं इसी सोच से स्थापित करवाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। समझ आ रहा है ना? कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई देता रहूँगा। आपके क्विक रिप्लाईज मिलेंगे आपको एंड लाइव चैट के दौरान आप हमें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इन नोट्स के थ्रू, आपको कैसे पसंद आ रहे हैं नोट्स। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो यार, किसका वेट कर रहे हो, किन्ने डिक्को हो, है ना? तो एक बात बताऊँ आपको, आप जो आपका बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, कई बार हमारी क्लास थोड़ी लेट हो जाती है, कई बार थोड़ा बाद में आती है, कई बार जल्दी आ जाती है, तो उसका टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। क्या ना हो जाता है बीच बीच में, अभी क्या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, क्लासेस को रेडी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपके लिए इतने अच्छे नोट्स बनाने में टाइम भी लगता है, तो थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो जाती है। तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो जैसे ही लाइव आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमसे तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो अभी जा करके। आगे चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन राय के विचार बताइए। हाँ, देखिए, राय ने प्रेस की स्वतंत्रता को जन शिक्षा और सरकार पर जवाबदेही का साधन माना। कि क्या था, सरकार की जवाबदेही का साधन माना कि सरकार से जब पूछा जाएगा तो कैसे पूछेंगे, प्रेस के थ्रू पूछेंगे, प्रेस के अंदर लिखेंगे, अखबार में लिखेंगे कि भैया आपने ये काम क्यों किया। ठीक है, उनका मत था कि प्रेस जन समस्याओं को रेखांकित कर सरकार तक शिकायत पहुंचाता है। ठीक है, वे मानते थे कि व्यक्ति पर अवैध अंकुश रखना जनता और शासन दोनों के लिए हानिकारक है। प्रेस को जनता शासन के बीच सेतु कहा गया है। जनता और शासन के बीच सेतु कहा गया। अगर कोई जनता अपनी बात पहुंचाना चाहती है सरकार तक तो वो प्रेस के साधन से जल्दी पहुंचा सकती है। ठीक है, सही सूचना से सुधार संभव होता है। उन्होंने स्वयं समाचार पत्रों का प्रयोग जन चेतना में जगाने के लिए किया। प्रेस की स्वतंत्रता से भ्रष्टाचार व अन्याय पर प्रकाश पड़ता है और समाधान आसान हो जाता है। समझ आ रहा है? चलते हैं आगे। ब्रह्म समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी। ब्रह्म समाज 1828 में इसका नींव रखी गई। राम मोहन राय द्वारा स्थापित हुआ था। सुधारवादी संस्थान है, नया धर्म नहीं है कोई, ये एक सुधार आंदोलन ही है एक तरह का। उद्देश्य क्या है इसका? मूर्ति पूजा, कर्मकांड और पुरोहितवादी खत्म कर देना। ठीक है, वो मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे। एकेश्वरवाद और तर्क आधारित धर्म फैलाना था उनका मतलब। एकेश्वरवाद यानी एक ही भगवान है, अलग अलग भगवानों को जो आप पूछ रहे हैं वो गलत है, ये इनका मानना था। एंड तर्क आधारित बातें किया करते थे। धर्म भी अगर होगा तो तर्क आधारित होगा। सामाजिक सुधार, सत्य उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री अधिकार और बाल विवाह जैसा उन्होंने विरोध किया कि जो सत्य उन्मूलन हो रहा है उसका विरोध किया, विधवा का पुनर्विवाह हो रहा है उसका विरोध किया, स्त्री अधिकार उनकी बात उन्होंने की, बाल विवाह का विरोध किया, और जो विधवा पुनर्विवाह उसका विरोध नहीं किया, उसको समर्थन किया। एक्चुअली में विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार के लिए सार्वजनिक विमर्श बढ़ाया। इसने आधुनिक शिक्षा और प्रेस के माध्यम से विचारों का प्रचार किया। किसने किया? ब्रह्म समाज ने। परिणाम क्या रहा? सत्य जैसी कुप्रथाएं उन्मूलन में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बौद्धिक आधार बना। मतलब युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि आप ये जो कुरीतियां हैं उनको नष्ट कीजिए। दयानंद के समाज सुधारी संबंधी विचार बताए। तो दयानंद कौन है? हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। समाज सुधार को राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य चयन माना गया। अंधविश्वास हटाओ, राष्ट्र जगेगा। वर्ण व्यवस्था को गुण आधारित मानकर जातिगत भेदभाव का विरोध किया। नारी सशक्तिकरण व शिक्षा पर बल दिया। कन्या विद्यालय जैसी जो पहलों होती हैं उनको समर्थन किया। पहले यानी कि जो पहल करता है कोई, उनको पहल किया। बाल विवाह, दहेज, सती विवाह, बहु विवाह जैसे जो प्रथा उनका निषेध किया। ठीक है, मेरे को सती हो रही है उसको मना किया, नहीं भाई सती मत हो, आप पुनर्विवाह कर लीजिए। ठीक है, बाल विवाह हो रहा है तो उसको मना किया। दहेज को उन्होंने मतलब उसके खिलाफ खड़े हुए, विरोध हुए।
बहु विवाह वो भी नहीं होना चाहिए, एक साथ कई लोगों के साथ शादी कर रहे हैं वो भी गलत है। आश्रम व्यवस्था को सामाजिक अनुशासन और नैतिकता के लिए उपयुक्त बताया। उनका मानना क्या था कि जो आश्रम व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी है, समाज को अनुशासित कर सकती है। उनका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट हो सकता है आश्रम व्यवस्था के थ्रू, जब वो ब्रह्मचर्य में आएंगे फिर गृहस्थ में आएंगे, ठीक है, ऐसे ही वो आगे अपने अपने आश्रमों में चलते चलेंगे। सामाजिक समावेशन और दलितों को अधिकार देने की वकालत, ठीक है। हाँ, कितने आश्रम है वो मेरे को कमेंट करके बताइए, कितने आश्रम बताए गए हैं और उनका क्या क्या नाम है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन आंसर देता है। दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार, तो देखिए दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार हमने बात अभी करी, जैसे कि क्या कहते थे, सती नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज नहीं होना चाहिए, बहु विवाह नहीं होना चाहिए, जन्म आधारित जो कार्य हो रही है, वर्ण व्यवस्था हो रही है वो नहीं होना चाहिए, वो अस्पृश्यता के खिलाफ थे, असमानता के खिलाफ थे, भेदभाव के खिलाफ थे, नारी गौरव को सपोर्ट करते थे, स्त्री शिक्षा को सपोर्ट करते थे, आश्रम व्यवस्था के वो सपोर्ट किया करते थे, सामाजिक सुधार में कार्य करते थे, समाज सुधार के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, शुद्ध आंदोलन जैसे कि आर्य समाज के जरिए वैदिक पुनरुत्थान करना, समानता की स्थापना करना, आधुनिक सुधार का दृष्टिकोण उन्होंने बदल दिया था। एक तरीके से इतना काम कर रहे थे कि उन्होंने एक नई परिभाषा पेश कर दी थी। अगर चलते हैं शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचार। देखिए स्वामी विवेकानंद जो हमारे यूथ के आइडल कहा जाते हैं, युवाओं के नेता, एक तरीके से जो आपको मोटिवेशन देते हैं, यूथ को मोटिवेट करते हो। तो शिक्षा के बारे में उनका क्या विचार थे, तो चरित्र निर्माण, शिक्षा क्या करती है, चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शिक्षा से नैतिकता आती है, आत्मनिर्भरता आती है, कॉन्फिडेंस, सेवा भाव आता है, उदारतापन आती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति क्या है, नकारात्मक है, नेगेटिव है थोड़ी, जीवन मूल्य जरूरी है उससे, फिर नेगेटिव जो है उसको हटाओ और जीवन मूल्यों को जरूरी बनाओ। शिक्षा क्या है, आत्मविश्वास पर सृजनात्मक क्षमता है। जो शिक्षा है वो कॉन्फिडेंस तो बना ही दी है, साथ में सृजनात्मक क्षमता भी है, कुछ आप नया बना सकते हो, कुछ नया डेवलप कर सकते हो, ये आपका माइंड कैपेबल हो सकता है उस चीज़ के लिए। व्यवहारिक, अनुशासित, चरित्र केंद्रित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अनुशासन के साथ होनी चाहिए। शिक्षा दे तो रहे हो लेकिन आप हर कैसी प्रोवाइड कर रहे हो शिक्षा, वो भी गलत है। अनुशासन होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन, व्यवहारिक, ठीक है। एंड शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन व राष्ट्रीय पुनरुत्थान की कुंजी है। ये नहीं होगा तो लोगों राष्ट्र भाव कैसे जागेगा, कैसे वो समाज में परिवर्तन लाएंगे। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का दृष्टिकोण क्या था, तो गोखले का दृष्टिकोण था नरमपंथी उदारवादी नेता के तौर में। ब्रिटिश शासन की कानूनी व्यवस्था पर भरोसा था उन्हें, ठीक है। ब्रिटिश उदारवाद में आस्था रखते थे और क्रमिक सुधार का समर्थन किया करते थे। यानी कि ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की कल्पना किया करते थे कि भाई ब्रिटिश शासन जो है बहुत अच्छा है और यही कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेगा, यही कुछ ना कुछ लाभ बनाएगा भारत के लिए। और संवैधानिक साधन क्या है, प्रार्थना पत्र, प्रस्ताव, तर्क और शांतिपूर्ण दबाव। साधन क्या था उनका, ये था। ब्रिटिश उपलब्धियां स्वीकार, एकता, कानून व्यवस्था, संचार, शिक्षा आदि उपलब्धियां उन्होंने स्वीकार कर ली थी ब्रिटिश की, कि उन्होंने ही ये सब शुरू किया है। कानून व्यवस्था जो है ब्रिटिश ही लेके आया है, शिक्षा जो है ब्रिटिश ही लेके आया है। नहीं, सौहार्दपूर्ण संबंध, टकराव नहीं, सहयोग से सुधार की नीति अपनाई और सच्चा उदार राष्ट्रवादी इन्होंने समझा। शिक्षा पर तिलक के विचार। देखिए शिक्षा पर जो तिलक के विचार हैं, देखिए आपको समझ में तो आ रहा है ना, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझाया जा रहा है। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई दिक्कत है, और पार्ट 1 को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। देखिए पार्ट 2 का कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिना पार्ट 1 को देखे सीधा डायरेक्ट पार्ट 2 ले रहे हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ा समझ में कम आए, बिकॉज पार्ट 1 में हमने इसका बेस कंप्लीट कर लिया था, किस टॉपिक में क्या है वो समझ लिया था, टेक्स्ट था और एमसीक्यूज को इतने अच्छे से कवर कर लिया कि अगर आप जब बड़े क्वेश्चन भी उनको करने जाएंगे तो आपको वहाँ से भी हेल्प होगी। बड़े क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, कोई टॉपिक याद आता है कि हाँ यार कुछ ऐसा वर्ड था, वो वर्ड याद आता है, तभी तो आप पूरा पैराग्राफ लिखते हो, पूरी लाइन लिखते हो, तो आपको वर्ड याद आएंगे कैसे, पार्ट 1 को देखने पर। पार्ट 1 को देखिए, वहाँ पे अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया गया है, सारे रिक्तान उसी में से आएंगे, एमसीक्यूज भी उसी में से आएंगे और पिछले कई पेपरों में आ भी रहे हैं।
हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको प्रूफ भी देने वाले हैं। एंड अभी आप कंटिन्यू कीजिए, अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कीजिए। और यार एक काम तो ज़रूर करो ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मतलब उनकी भी थोड़ी हेल्प करो, वो भी थोड़ा पास हो, अच्छे स्कोर लेकर आएँ। और मैं तो कहता हूँ आप सभी अच्छे स्कोर लेके आएँ, मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे स्कोर लाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा पर तिलक के विचार, बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। तो मातृभाषा क्या है? शिक्षा का मुख्य माध्यम है। तकनीकी औद्योगिक शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार हेतु में जो आजकल की नई शिक्षा है वो भी होनी चाहिए उसके अंदर, तभी तो रोजगार मिलेगा। आप सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बना सकते, उसे टेक्निकल नॉलेज भी मिलना चाहिए, औद्योगिक मैकेनिकल नॉलेज भी मिलना चाहिए कि कैसे तू आगे चल करके एक इंडस्ट्री खोल सकता है, एक बिजनेस खोल सकता है। नैतिक धार्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, राष्ट्रभाव होना चाहिए, पेट्रियटिज्म होना चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी, लिपि, देवनागरी इनका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि अंग्रेजी जो आपकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो भी होनी ज़रूरी है, ये गौण ही सही पर ज्ञान हेतु उपयोगी है। राष्ट्रीय शिक्षा स्वराज्य की तैयारी होनी चाहिए। शिक्षा जीवन में उपयोगी व प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़ा, आपके लाइफ में वो नॉलेज काम भी तो आना चाहिए। इस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करना है, इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल जो कहते हैं अपन पॉलिटिकल एजुकेशन, वो भी होना ज़रूरी है जन चेतना के निर्माण के लिए। यहाँ पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आप बड़ा आंसर बना सकें आसानी से। स्वदेशी भाव होना चाहिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। किसी बात हो रही है स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बात हो रही है, तो स्थानीय उद्योग, कुटीर व लघु प्रोत्साहन, यानी छोटे उद्योगों का प्रोत्साहन कीजिए। कोई अगर छोटा उद्योग खोल रहा है तो उसको डेवलपमेंट को सपोर्ट कीजिए, उनसे प्रोडक्ट खरीदिए ताकि वो जल्दी प्रोग्रेस कर सकें। नैतिक पक्ष, स्वाभिमान, विदेशी निर्भरता से मुक्ति। देखिए हम जब जो फॉरेन से माल आ रहा है उससे हम निर्भरता कम हो जाएगी तो हमें सस्ता भी माल पड़ेगा क्योंकि हम खुद इंडिया से मैन्युफैक्चर करेंगे। दूसरा, इंडिया के अंदर ही रुपए रहेगा, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी और बढ़ेगी, पावरफुल होगी। राष्ट्रीय शिक्षा, मातृभाषा हिंदी और देवनागरी। तकनीकी शिक्षा आपको बात कर ही लिया अपन ने, धार्मिक शिक्षा की बात कर ली और राजनीतिक शिक्षा की बात की, अंग्रेजी की बात की। ये पुराने पॉइंट्स को मिक्स करके आपने एक और आंसर नया बना दिया। तिलक का राष्ट्रवाद, तो तिलक का राष्ट्रवाद क्या कहता है? पुनरुत्थानवादी प्राचीन गौरव पर आधारित, यानी पुनरुत्थान होना चाहिए। आप दोबारा डेवलप करो जो प्राचीन गौरव हम एक बार पाया करते थे कि क्या कहलाती थी हमारी भारत, क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। तो हमें दोबारा सोने की चिड़िया कहलाना है, उसके लिए हमें पुनरुत्थान करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रीडेवलपमेंट। ओके। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उत्सव नायक, जो उत्सव हैं, नायक हैं, उनका भी होना ज़रूरी है। ठीक है। प्रतीकीकरण, शिवाजी गणपति, ये उत्सव है, शिवाजी उत्सव एंड गणपति उत्सव, ये आपके रिक्स्थान में हम करा चुके हैं, आप वहाँ पे देखिएगा पार्ट 1 के अंदर। स्वदेशी आर्थिक आधार बनाता है। भाई आप अगर स्वदेश का कोई आइटम खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उससे होगा क्या? हमारी इंडियन इकोनॉमी या फिर जो आपकी खुद की इकोनॉमी है वो डेवलप होगी, उसका आधार जो है, बेस है, वो मजबूत होगा। भाषा जो है एकता का साधन है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गौरव, न कि सांप्रदायिकता। ठीक है। नारा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये उन्होंने किसने नारा दिया था? तिलक ने। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रभाव क्या है? जनता में उत्साह व सक्रियता बनी रही। तिलक का स्वराज्य सिद्धांत क्या कहता है? स्वराज्य सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति की स्वधर्म पालना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, आध्यात्मिक तौर पर आत्म विकास होना जरूरी है, ये उसकी शर्त है। लोकतांत्रिक स्वरूप क्या कहता है? जनता का नियंत्रण होना चाहिए। जनता का नियंत्रण होगा तभी तो लोकतंत्र होगा। साधन क्या है इसका? बहिष्कार करो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका बहिष्कार करो, स्वदेशी को सपोर्ट करो, शिक्षा को अच्छे से डेवलप करो, अच्छे से एजुकेशन लो, और प्रतिरोध, कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसका प्रतिरोध करो, विरोध करो। आर्थिक स्वराज्य आत्मनिर्भरता बनाता है। राजनीतिक साधन क्या करता है? निष्क्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करता है। सामाजिक स्वराज्य क्या करता है? राष्ट्रीय एकता बनाता है। दादा भाई नौरोजी का अफवाह यानी ड्रेन सिद्धांत। ड्रेन सिद्धांत क्या? निकासी सिद्धांत। भारत की आय बाहर गई
देखिए, अगर आप बाहर से अगर सामान खरीदेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई ड्रोन खरीदते हैं, आज सबसे बढ़िया ड्रोन कहाँ बन रहे हैं, किसी विदेश के अंदर बन रहे होंगे, तो हम वहाँ से वो ड्रोन खरीदते हैं, ठीक है। वहाँ से ड्रोन खरीदा तो होगा क्या, इंडिया को जो टैक्स मिलना था वो नहीं मिलेगा। वो टैक्स किसको मिलेगा, फॉरेन को मिलेगा, फॉरेन कंट्री को मिलेगा। उस टैक्स से होगा क्या, बाहर का देश मजबूत होगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें तो सिर्फ मिला क्या, हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल गया या फिर अच्छा मिल गया, इसलिए हमने खरीद लिया। इंडिया की किसी कंपनी को कुछ सपोर्ट नहीं हुआ किसको, विदेशी कंपनी को सपोर्ट हुआ। यही अगर अपन कोई इंडियन कंपनी से खरीदते हैं, मान लीजिए थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी महंगी है, खरीदते हैं, कोई नहीं, आज उस कंपनी के पास पैसा जाएगा, फिर कंपनी के साथ साथ में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स मिलेगा, दोनों को पैसे आएंगे, पैसे से वो और ज़्यादा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेंगे, वो कंपनी शायद और बेहतर आगे बना सके, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, उस इन्वेस्टमेंट से आगे और बेहतर कर सके। तो वही है कि भारत की आय बाहर नहीं जानी चाहिए। कारण क्या है, कर, व्यापार और पूंजी प्रेषण। परिणाम क्या होगा, गरीबी व संसाधन क्षय हो जाएंगे, कि भाई भारत में संसाधन रहेंगे नहीं, सब अपन बाहर ही डिपेंड हो जाएंगे कि भाई विदेश से मंगा लो, और गरीबी आ जाएगी इस तरीके से। तो प्रमाण क्या है, राष्ट्रीय आय गणना, और जो राष्ट्रीय आय गणना के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो बाहर से इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमें जो एक्सपोर्ट है वो कम करना है, इंपोर्ट करना है ज़्यादा। अगर आप यहाँ से कुछ विदेश भेज सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक्सपोर्ट मत करो, वहाँ से कुछ मंगाओ मत। नौरोजी आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक कहलाते हैं, आर्थिक आज़ादी यानी कि राजनीतिक आज़ादी की शर्त रखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का आधार बनाते हैं, और भारत का खून ब्रिटेन को गया, इस तरीके से उनको कहना है उनका कि अगर आप यहाँ से कुछ बाहर से खरीदते हो तो भारत का पैसा वहाँ जा रहा है, एक तरह से ये समझो कि भारत का खून ब्रिटेन को जा रहा है। गांधी का राज्य सिद्धांत क्या कहता है, जो कि राम राज्य के नाम पे भी कहलाता है। नैतिक आदर्श राज्य होना चाहिए, साधन नहीं न कि लक्ष्य होने चाहिए। पंचायतें शक्तिशाली होनी चाहिए, जो ग्राम पंचायत है वो शक्तिशाली होनी चाहिए। कुटीर उद्योग बढ़ने चाहिए, आत्मनिर्भर गांव होना चाहिए। समिति जो है वो जो अपनी सीमित होनी चाहिए, सेवा प्रधान होना चाहिए। न्याय व्यवस्था सरल होनी चाहिए और लोक हितकारी होनी चाहिए, यानी कि लोगों को हित भी तो मिलना चाहिए न्याय व्यवस्था के थ्रू। और जो सामाजिक नीति है वो श्रम, शिक्षा, मदिरा निषेध पे होनी चाहिए। मेहनत करो, शिक्षा मिले, और मदिरा निषेध यानी कि जो अल्कोहल है वो निषेध होना चाहिए, बैन होना चाहिए। अहिंसा शासन का मुख्य सिद्धांत है। नेहरू की गुट निरपेक्षता नीति, देखिए जवाहरलाल नेहरू की जो गुट निरपेक्षता नीति है वो शीत युद्ध से अलग राह पर चलती है। शीत युद्ध कब हुआ था ये आपको मेरे को कमेंट करके बताइए। शीत युद्ध किनके बीच हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सोवियत संघ राष्ट्र रूस था, इनके बीच हुआ था। ये दो महाशक्तियां थी, हम दोनों ही महाशक्तियों से अलग होकर के कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो हमने एक नया गुट बनाया, गुट निरपेक्ष गुट। इसमें तटस्थता नहीं थी, सक्रिय संतुलन नीति थी, उपनिवेशवाद था और रंग भेद का विरोध किया जा रहा था। जो अमेरिका कर रहा था रंग भेद, हम वो नहीं कर रहे थे। नव स्वतंत्र देश थे, इसके अंदर सहयोग और सुरक्षा मिल रही थी उन्हें। नव स्वतंत्र कौन हुआ था, मैं भारत उस वक्त जस्ट स्वतंत्र हुआ था, अफ्रीका को आज़ादी मिली थी। तो जो भी नए नए देश आज़ाद हो रहे थे वो सब इस गुट के अंदर शामिल हो रहे थे। आर्थिक विकास हो रहा था, प्राथमिक उद्देश्यों दिए गए इस पर कि भाई आर्थिक विकास करना हमारा फर्स्ट गोल होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व उन्होंने अपना लक्ष्य बनाए रखा कि भाई हमारा क्या अस्तित्व है, शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। भारत हित था, स्वाधीन विदेश नीति थी, और विश्व शांति कैसे बनाए रखी, दीर्घकालिक ध्येय के तौर पर आगे जो फ्यूचर के हिसाब से पॉलिसीज बनाई गई थी। नेहरू का धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता राज्य की तटस्थता पर आधारित था। धार्मिक स्वतंत्रता, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सांप्रदायिकता क्या थी, राष्ट्र एकता का शत्रु, सांप्रदायिकता क्या थी, राष्ट्र एकता की शत्रु थी। सहिष्णुता, सब धर्मों का सम्मान मिलना चाहिए। न्याय समानता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, और ये यही भारत का आधार था। राज्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, केवल जनहित हेतु ही हो। मतलब मान लीजिए कोई केंद्र कोई काम करने जा रहा है और राज्य उसके अंदर हस्तक्षेप कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। अगर हाँ जनता की, प्रजा की भलाई हो रही है तो हस्तक्षेप करे, लेकिन बेमतलब में हस्तक्षेप करना वो नहीं होना चाहिए। संविधान धर्मनिरपेक्ष ढांचे की नींव रखता है और व्यक्तिगत आस्था क्या है, सुरक्षित रहनी चाहिए।
सबको अपनी अपनी आस्था का स्वतंत्रता मिलना चाहिए और वो सुरक्षित रहनी चाहिए। सॉरी। एम.एन. रॉय के राजनीतिक विचार। देखिए, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय भौतिकवादी यथार्थवाद राजनीति वैज्ञानिक थे और साम्यवाद, प्रारंभिक प्रभाव, बाद में दूरी। ठीक है, फिर लोकतंत्र, व्यक्ति की स्वतंत्रता प्लस कल्याण के बारे में उन्होंने सोचा। नैतिकता अपनाई, राजनीति का आधार ही नैतिकता है। दल लोकतंत्र को विकृत करते हैं। एंड देखिए, दल लोकतंत्र को विकृत करते हैं मतलब इनका मानना था कि जब कई सारे दल बन जाएंगे तो लोकतंत्र एक तरीके से खत्म ही हो जाएगा, कहाँ रहेगा लोकतंत्र। ठीक है, शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्ति बंटी भी होनी चाहिए, ये जरूरी है, वरना एक जगह इकट्ठी हो जाएगी शक्ति तो निरंकुशता फैल सकती है, अराजकता फैल सकती है, क्या कह सकते हैं अपन, डेमोक्रेसी खत्म हो सकती है, लोकतंत्र खत्म हो सकता है, कोई उसका मिस यूज कर सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी सर्वोत्तम मॉडल है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब सबके सामने सब कुछ दिख रहा है, कब वोट हुए, क्या नहीं हुए, उसका चुनाव कब हुआ, कब क्या रिजल्ट आया, ये सर्वोत्तम मॉडल है। जनशक्ति असली राजनीति में ही होनी चाहिए। एम.एन. रॉय का नव मानवतावाद। नव मानवतावाद क्या कहता है? देखिए, नव मानवतावाद मनुष्य को केंद्र में रखता है और ये तर्क और विज्ञान पर आधारित है। नैतिकता का जो धर्म को है वो नैतिकता नहीं मानता। पहले मानवतावाद धर्म को बहुत मानता था, बट नया वाला धर्म को नहीं मानता, तर्क और विज्ञान को मानता है, मनुष्य को मानता है, बुद्धि को मानता है और बुद्धि और मानव से कल्याण होगा ये मानता है। और प्रत्यक्ष तो है ही और साथ में विकेंद्रीकृत भी है, सहकारी व नियोजित है। ठीक है, मार्क्सवाद से दूरी है, ये उनका नया रास्ता था कि मार्क्सवाद जो है उसको दूर बनाए रखना है। रेडिकल ह्यूमनिज्म नई विचारधारा है एक तरह की। एम.एन. रॉय के आर्थिक विचार। तो एम.एन. रॉय के आर्थिक विचार कुछ इस प्रकार है कि योजनाबद्ध विकास होना चाहिए, औद्योगिकरण आवश्यक है, कृषि सुधार होना चाहिए, रोजगार पर बल मिलना चाहिए और जो समाजीकरण है वो केंद्रीकृत उद्योग होना चाहिए, जो उद्योग है वो केंद्रीकृत होना चाहिए। ठीक है, और ग्राम विकास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक है। वैज्ञानिक अर्थनीति आवश्यक है। लक्ष्य क्या है हमारा? स्वतंत्रता प्लस समृद्धि। स्वतंत्रता तो मिल रही है पर समृद्धि यानी कि विकास भी होना जरूरी है, डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय यानी कि जेपी। अर्थ क्या है? सबका उदय, सर्व समावेशी कल्याण। 5 आधार बताए गए हैं। जाति यानी कि वर्गहीनता, स्वच्छ प्रशासन, विकेंद्रीकरण, लोक शक्ति, सेवा। अर्थव्यवस्था कैसी? सहकारिता प्लस श्रम प्रधान उद्योग होना चाहिए। लोकतंत्र ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। जनता अहिंसक संगठित शक्ति होनी चाहिए, भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसक होनी चाहिए। और हर वक्त तक न्याय जो है वो टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और कोई भी जो पश्चिमी कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर से आधारित नहीं था। किसका? जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय जो सिद्धांत है वो पश्चिमी सिद्धांतों से बिल्कुल अलग था। उनका खुद का चिंतन था, मौलिक चिंतन पर आधारित था। जयप्रकाश नारायण का समाजवाद, मार्क्सवाद का प्रभाव के साथ ही इनका समाजवाद शुरू होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद है। गांधीवाद सर्वोदय की ओर चलता है। जब गांधीवाद सर्वोदय की ओर चलता है तब इसका अंत हो जाता है और ये भी अहिंसक और संवैधानिक है। और जनता की शक्ति प्राथमिक होती है। स्वतंत्रता, न्याय, मानवता सब बनी हुई रहनी चाहिए। आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? लोकतंत्र पर नियंत्रण होना चाहिए और समाजीकरण होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के दलितोद्धार प्रयास। देखिए, आप क्लास को दोबारा एक बार फिर से लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद में, ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकें। जीवन का लक्ष्य: दलित उत्थान, जातीय प्रथा तीव्र विरोध, मनुस्मृति अन्याय की जड़, सार्वजनिक विरोध, सशक्तिकरण, शिक्षा, संगठन, आत्मसम्मान, अधिकार। देखिए, मंदिर, तालाब, कुएं पर सत्याग्रह है। नीतियाँ, छात्रवृत्ति, छात्रावास, विदेश शिक्षा, यानी कि हर प्रकार की जो डॉक्टर अंबेडकर ने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने समानता और शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए सभी को स्वतंत्रता के बारे में अवगत कराया, न्याय के बारे में अवगत कराया और उन्हें अधिकार प्रदान करने की कोशिश की गई।
मूल विचार क्या था इनका? समान अधिकार होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को छात्रावास मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अम्बेडकर का प्रजातंत्र दर्शन क्या है? देखिए, बिना रक्तपात सामाजिक आर्थिक बदलाव होना चाहिए, विधि का शासन आवश्यक है, यानी कानून होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं विदाउट कानून आप काम करें, नहीं, कानून होना भी जरूरी है। भारतीय रूप जो है संसद का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। सफलता की शर्तें क्या है? जाति व अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, यानी कि जो जातिवाद हो रहा है वो गलत है, वो अंत हो। अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है वो अंत हो। लोकतंत्र की गारंटी मिलनी चाहिए। और जो बहुदलीय प्रणाली है वो भी बहुत ज़रूरी है कि भाई जब बहुत सारे दल होंगे तभी कंपटीशन बना रहेगा, कुछ ना कुछ नया आएगा, वरना एक दल राज करेगा तो हो गई गड़बड़। तो बहुत सारे दल होने भी ज़रूरी हैं ताकि कंपटीशन अच्छा चलता रहे। प्रशासन राजनीतिक तटस्थ और स्थायी होना चाहिए। अम्बेडकर एक उदारवादी, अम्बेडकर जी हैं वो उदारवादी किस तरह बताए गए हैं? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता व संपत्ति के आधार पर, परिवर्तन का साधन हिंसा नहीं, वर्ग संघर्ष का विरोध किया, सुधार के औजार उन्होंने ब्रिटिश संविधान बताए, समाजवाद नहीं रोजगार व न्याय ही आर्थिक दृष्टि है। कुछ इस प्रकार से आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अम्बेडकर का वर्ण व्यवस्था क्या कहता है? देखिए, अम्बेडकर की वर्ण व्यवस्था जो है अवैज्ञानिक व अमानवीय है। ठीक है, उनका मानना है कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए और शूद्रों को जो है उन्हें उनका न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, जो वंचित रह रहे हैं उनको उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। अन्याय को वैध ठहराया गया है। ठीक है, केवल उन्मूलन से संभव नहीं है सामाजिक कल्याण, आप हर एक समाज को साथ में लेकर चलो, वही अच्छा चलता है। वर्ण व्यवस्था समाज विरोधी होनी चाहिए। अम्बेडकर का वर्ण व्यवस्था विरोध ये भी अपन ने पढ़ ही लिया। तो कुछ इस तरीके से आपकी क्लास आज की कंप्लीट होती है। इस क्लास में हमने लघुआत्मक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, सभी लघुआत्मक प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्तस्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न किए। पार्ट 2 में हमने लघुआत्मक प्रश्न किए और पार्ट 3 निबंधात्मक प्रश्न प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके कल 2 अक्टूबर को 2 बजे आने वाली है, यानी कि एग्जाम से जस्ट पहले। एग्जाम का 3 अक्टूबर को है, 2 अक्टूबर को आपकी क्लास आ जाएगी। ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद।